चीन और भारत के बीच सरहद पर तनाव ऐतिहासिक रूप से बढ़ा हुआ, वैसा जैसा पहले कभी नहीं रहा। दशकों तक दोनों देशों की सेना के बीच गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि चीन ने इस समझौते का उल्लंघन करके गोलीबारी की है। दोनों देशों के बीच इसी के साथ विवाद के पुराने मुद्दे एक बार फिर से सतह पर आ गए और चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उछालना शुरू कर दिया है। सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश को उसने कभी भी भारत के हिस्से के तौर पर मान्यता नहीं दी है और अरुणाचल को लेकर उसका रुख अब भी वही है जो पहले हुआ करता था। चीन ने नई चाल चलते हुए एक बार फिर कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर क्यों चीन को अरुणाचल अपना हिस्सा लगता है और वो उसे दक्षिणी तिब्बत कहकर बुलाना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत की संप्रभुता को पूरी दुनिया की मान्यता है। अंतरराष्ट्रीय मानचित्रों में भी अरुणाचल प्रदेश भारत के ही हिस्से के तौर पर दिखा जाता है। विदेशी मीडिया में भी इस बात को लेकर कभी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रही। चीन तिब्बत के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करने की कोशिश करता रहा है और इसे दक्षिणी तिब्बत कहता रहा है। शुरू में अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग को लेकर चीन दावा करता था, जहां भारत का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा माना जाता है, लेकिन चीन इसे मानता नहीं है। एक तो चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा कर रखा है और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश को चीन तिब्बत का हिस्सा बताता है। 1950 के दशक के आखिर में तिब्बत को अपने में मिलाने के बाद चीन ने असल में अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। ये इलाके लद्दाख से जुड़े थे। यहां पर चीन ने नेशनल हाईवे 219 बनाया जो उसके पूर्वी प्रांत शिनजियांग को जोड़ता है और भारत इसे चीन का अवैध कब्जा मानता है। वैसे तो चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर ही अपना दावा ठोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी खास दिलचस्पी तिब्बत और भूटान की सीमा से लगे हुए तवांग में सबसे ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बना 17वीं शताब्दी का बौद्ध मठ इसकी खास पहचान है। तिब्बत के बौद्धों के लिए यह एक बेहद पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय शासकों और तिब्बती शासकों ने तिब्बत और अरुणाचल के बीच कभी कोई विवाद नहीं होने दिया और ना ही उन्होंने कभी किसी तरह की किसी निश्चित सीमा का निर्धारण किया। लेकिन बाद के वक्त में चीजें बदलनी शुरू हुई। नेशन स्टेट की अवधारणा आई और फिर एक तय सीमा रेखा की बात होने लगी। 1912 तक भी भारत और तिब्बत के बीच में कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं थी। इन इलाकों पर ना तो मुगलों का और ना ही अंग्रेजों का नियंत्रण था। भारत और तिब्बत के लोग किसी भी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर निश्चित नहीं थे और ब्रिटिश शासकों ने भी इस बात को लेकर कोई जहमत नहीं उठाई। तवांग में जब बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ। 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई और फिर सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन एक कमजोर देश था। गुलाम भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और इसे तिब्बतियों ने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन चीन इसको लेकर सहमत नहीं हुआ। चीन के प्रतिनिधियों ने इस बात को मानने से इनकार किया और वो बैठक से निकल गए। उसके बाद 1935 से यह पूरा क्षेत्र भारत के मानचित्र का हिस्सा हो गया। 1950 जब चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। चीन चाहता था कि तिब्बती बौद्धों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला तवांग उसके कब्जे में रहे। 1962 में भारत और चीन के बीच में एक बड़ा युद्ध हुआ। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन 1962 में युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हटने को मजबूर हो गया। अगर भारत के खिलाफ अरुणाचल को लेकर चीन किसी भी तरीके के विवाद को हवा देता है तो अब भारत ने भी तय कर लिया है कि तिब्बत को लेकर उसका रवैया आक्रामक रहने वाला है और इसका संकेत भारत ने सीधे सीधे दिया। LAC पर चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के सामने तिब्बती स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF की तैनाती करने की बात करके। SFF की LAC पर तैनाती एक बेहद अहम फैसला है और आने वाले वक्त में चीन अगर अरुणाचल को लेकर कुछ और हरकत करता है तो भारत भी तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में प्रचारित करना शुरू कर सकता है।